मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद हरियाणा पुलिस के सर्वप्रथम इंसान जो कहे जाते हैं, सर्वप्रथम व्यक्ति जो कहे जाते हैं, हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अब तक तथ्यात्मक जांच हुई है या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, वो लगभग पौना घंटा या 1 घंटे के आसपास की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप समय आगे देखेंगे। उसके साथ साथ जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसको भी आप सुनेंगे, लेकिन इसके दौरान उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ तथ्य हैं जो आपके समक्ष नहीं रखे जा सकते, क्योंकि अब जो जांच है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है और एक लेटर लिखा जाता है जहाँ कार्रवाई होती है। वो फिलहाल उन्होंने बताया कि किस तरीके से सीबीआई को अब ये केस सौंप दिया जाएगा। सीबीआई नए सिरे से नहीं अब एफआईआर के साथ इस केस को देखेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ बताया। इसके साथ उन्होंने कहा कि बेटियां सबकी साझे की होती हैं और बेटियां सबकी होती हैं, बेटी किसी एक इंसान की नहीं होती। तो फिलहाल उन्होंने एक मानवता का परिचय देते हुए यहाँ पर बताया कि हम इंसानों का फर्ज बनता है कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो पूरे समाज की है, एक इंसान की नहीं होती है। तो या आगे से आप भी अपने बच्चों को संस्कार या घर से निकलते वक्त अब खास करके अपने बेटों को ये समझाएं। और फिलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगभग मीडिया ने वो सब सवाल पूछे हैं। इस वीडियो को अगर आगे तक आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब एक के बाद एक सुरजीत कपूर जो हैं उन्होंने देने की कोशिश की। पुलिस ने अब तक किस तरीके से कार्रवाई की और पुलिस के हाथ क्या क्या सुराग लगे। कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात जैसा कि आप जानते हैं वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स से उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी ज़िले के
सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से, तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और हम जो जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ये मामला इतना लंबा देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही ये हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। जो आई इसमें रिपोर्ट उसके ऊपर भिवानी पुलिस या हरियाणा पुलिस ने क्या FIR वो करी है उसमें, मतलब कि उसने सुसाइड माना है या क्या किया? तो पहले क्या FIR क्या? एक तो उसने तो ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास, कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे FIR की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, DD एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर क्राइम इन इंडिया जो NCRB जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सनस के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह हैं, वहाँ पे FIR नहीं होती, हम FIR करते हैं। तो FIR जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 IPC होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो FIR कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। अभी तो फाइंडिंग्स आई है इसमें, जो बोर्ड ने दी है, होटल वालों ने दी है, ज्वेलरी वालों ने दी है, इसके बाद में पुलिस ने कुछ केस रजिस्टर किया है या ये CBI ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए FIR एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है अच्छा पहले, क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी।
तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFSL में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं। इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे CBI को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI करेगी। बार बार एक ही सवाल उठाया गया सर कि जो वहाँ पर स्कूल था, जिस कॉलेज में जाने की बात कही गई थी, उस कॉलेज के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई CCTV फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई हो? क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई थी? कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने आई? सारा इंसिडेंट सर कैसे वक्त की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भरमदूर हो जाएगा, बता देंगे ऐसे गई थी यही हुआ, तो थोड़ा सा भरमदूर हो जाएगा। वो डिटेल्स फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है, लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया, और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई CCTV कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा, और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलके उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक PGI रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया, और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की, और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी, उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया CBI को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम CBI को देंगे। जो उसके पास में जो मिला था लेटर में था, जो उसने सुसाइड नोट्स लिखा था, जो मिला था वो पहले शो नहीं किया गया, तो इस तरह की बातें जो देखिए कि ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए, और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनके स्टेटमेंट पे जैसा बताया SP साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही, जैसे ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर ज़िले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक SSO सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं, और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलीथीन में उसमें कई और पर्सनल चीज़ें, बैग वगैरह भी था,
तो वो सारी चीज़ें मिली थी डे 1 पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे 1 से हम पब्लिक नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा वो तभी है जब उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो पब्लिश नहीं किया सर, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक हुआ, ऐसा पुलिस ने वो नहीं किया। कि व्यक्तिगत चिट्ठियाँ बच्चों की हम पब्लिश करें वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नपी तुली स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से दी जाती है। बीजेपी हरियाणा समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी ये तमाम माहौल जो है शांत है पूरी तरह से। हाँ, इस वक्त बिल्कुल शांत है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम ज़रूर चिन्हित करेंगे और ये अपनी गतिविधियों में भविष्य में कभी कामयाब ना हो पाएँ इसका इंतजाम करें। 24 घंटे के लिए इसमें नेट की अवधि और बढ़ाई गई, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया 24 घंटे के लिए। जी, वो क्योंकि बेहद परेशानियाँ हो रही। बिल्कुल ठीक बात है, उससे परेशानियाँ होती हैं, पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार टफ डिसीज़न लेने पड़ते हैं और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि ये फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय केवल 2 जिलों तक ही सीमित था और इसको शायद आज शाम तक ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगी जो इंटरनेट सोर्सेज। कई बार यूट्यूबर अलग-अलग इस प्रकार का कहीं भी कोई प्रदेश में मामला हो जाते हैं, तो क्या इसको आप लोगों का प्लान है जिस तरह? जी बिल्कुल है। इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसान नेता ने कहा कि भी कुछ लोग निर्दोष हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कुछ गिरफ्तार किए गए, तो उनकी रिहाई की भी बात की है, मुकदमे वापस लेने की बात की है। ऐसा वो मुझे लगता है कि आप एसपी साहब बेहतर बता पाएंगे और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के हक में नहीं है। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। जी, मोबाइल उसका रिस्टोर हुआ है या मिला है नहीं? रिस्टोर करने का एक प्रयास चल रहा था वो, अब क्योंकि डैमेज्ड वाला अभी ये एस्पेक्ट अभी उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। लोकल पुलिस बेहतर बता पाएगी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम। पर हाँ, वो उसके कुछ अंश मिले हैं और उसका फिर वो नहर बिल्कुल नज़दीक है तो वो देखने वाली बात है कि वो नहर का पानी भी रोका गया था, उसकी सर्च का भी एक प्रयास किया गया है। तो उसमें और मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस CBI को चला गया है तो इस स्टेज पे हम कोई और आगे कदम नहीं उठाएंगे। सर, पब्लिक में एक बात है कि जहर खाए हुए शव को पशु नहीं नोचते आमतौर पे, इसको लेकर के काफ़ी रूमर्स है, इसको सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाएंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर, आमतौर पे पब्लिक में इस बात की बड़ी लंबी चर्चा है कि जहर जो शव का मतलब शव जहर खा लिया है किसी व्यक्ति ने तो उसके शव को आमतौर पे पशु नहीं नोचते हैं, आवारा पशु नहीं नोचते। तो इस बारे में जो हाँ, ये एक साइंटिफिक इशू है। इसके बारे में जो हमें डॉक्टर्स ने जो इस बारे में बताया कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो नहीं खाए गए और जहाँ पे जो जहर जब फैलता है तो वो सबसे अंत में स्किन में और जो जैसे नेक वगैरह के जो पोर्शन है और फेस का जो पोर्शन है वहाँ सबसे अंत में पहुँचता है, तो वो वही पोर्शन इसमें डैमेज हुए हैं। सर, एक लॉरेंस की तरफ से कोई पोस्ट आई है, पता नहीं वो सच है कैसी है, पर जो भी है पर उसको लेकर के भी अलग अलग कारण। इसमें मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है इसमें कि जितने भी अपराधी हैं अब जो अपने आप को गैंगस्टर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इनको गैंगस्टर बनाने में एक ये जो प्रचार होता है ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो मेरी बहुत आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूँगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले तो ये इनकी गतिविधियाँ 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार एक बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ घटा है। बतौर DGP आप क्या मानते हैं सर हरियाणा? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पर वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है आप जानते हैं और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर जब बातें तुलनात्मक की जाएं
तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम, तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और अबडक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है, तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज़ है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30% की कमी आई, और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप का कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत एफआईआर सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि एफआईआर ना करना अपने आप में एक अपराध है। बड़ा मामला था, उस मामले का नशाखोरी का ग्राफ को लेके क्या कहें, उसमें वो आंकड़े क्या कहते हैं? नशाखोरी की बात जहाँ तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को, शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं, और अगर कोई बेचता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा सभी अधिकारियों को कि हम गाँवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए? जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में, करीब 3700-3800 एफआईआर होती हैं एनडीपीएस एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब इन 1000 आदमियों को जब 2 साल एक आदमी 2000 साल की सज़ा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के, जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से, लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है, हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उन परिवारों को काउंसलिंग करके, उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या ओपीडी आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी हैं। तो ओपीडी से ही काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। वेरिफिकेशन का एक मुहिम अभी पिछले 2 महीने पहले शुरू की, एक्स्ट्रा टीमें बनाई गई हैं और उनमें रीवेरीफाई कर रहे हैं, हर डोर टू डोर जा कर के ये देख रहे हैं कि कोई और कई बार क्या होता है, कुछ लोग रिलैप्स कर जाते हैं, कुछ नए लोग नशा शुरू कर देते हैं, कुछ नए लोग आके नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ों का फिर से एक बार रीअसेसमेंट हो जाएगी, एक दोबारा से एफर्ट हो जाएगी, और प्रयास ये है कि हम इसको संख्या को, जो 4000 की संख्या है, इस साल के अंत तक 5000 से बढ़ा के 70% हम लेके जाएं, और बचे हुए 30% फिर अगले साल देखेंगे। एक जो मुद्दा है वो है हमारे फार्मासिस्ट, जो ये दवा की दुकानें हैं, यहाँ से कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनमें एनडीपीएस एक्ट में वो कवर नहीं होती, ये एक समस्या है। तो उनमें हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं और जो स्टेट के ड्रग कंट्रोलर हैं, और जो एफडीए एक महकमा है, आप जानते हैं, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफडीए के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चलता है। हम उनको यही कहते हैं कि इन केमिस्ट को आप किसी तरीके से इनको नियमित करें, इनकी जो रेगुलेशन प्रॉपर हो, जिससे ये लोग जो इस समस्या में योगदान दे रहे हैं वो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो आपके माध्यम से मैं ये भी सारे हमारे जो केमिस्ट भाई हैं उनसे ये एक अपील करना चाहूँगा कि कभी भी किसी व्यक्ति को, जो देखने से ही पता चल जाता है कि मरीज़ नहीं है बल्कि नशे के लिए खरीद रहा है, उसको समझ में आ जाती है बात, ये बॉडी लैंग्वेज देख के, तो उसको कभी भी कोई दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना दें। यूपी के केरला से एक जो है, उसके बाद उसका फ्लैगशिप भी किया गया है, क्या कहेंगे सर इस तरह? हाँ जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो उसका एक लड़की का भाई का रोल आया कि वो भाई ने ही मर्डर किया उसके दोस्त के साथ मिलके, वो दोनों पकड़ दिए गए हैं। बैठिए, तो वो दोनों पकड़े गए हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो परिवार के अंदर भी हो जाती हैं, तो हत्याएं और बहुत सारे ये हमारे जो बलात्कार के केसेस भी हैं, ये नोन और परिवार के अंदर होते हैं।
आप इस मौजूदा केस की बात कर रहे हैं या वो? मौजूदा हाँ, ये उसके रिपोर्ट में आया हुआ है, इंसेक्टिसाइड है मोनो करके, मोनो स्प्रे या हाँ, आप पढ़ के बता रहे हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस नाम। नहीं पिया था, किसी ने पिलाया था, ये सारी लोग हुआ था। अभी ये मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक कन्वेंशनली इस केस का मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अगर स्ट्रगल के साइन नहीं है तो वो खुद कंजम्पशन की तरफ इशारा करती है। और ये एक जो डीएनए का टेस्ट होता है उसमें जो फिंगर नेल्स हैं इनके अंदर जो हमारे डीएनए लेकर के वो टेस्ट करके वो रिपोर्ट ये कहती है कि कोई स्ट्रगल नहीं हुई। सीसीटीवी वो बरामद की गई है अभी तक पुलिस द्वारा? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और इसको अभी तक जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ सीन ऑफ क्राइम पे कुछ वो मिली हैं डिब्बे वगैरह, पर एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड कौन सा है ये हाँ, वो अभी तक मिली है पुलिस को? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी तक जो वहाँ पे मौके पे जितने भी बोतल्स मिली हैं उन सभी का बैच नंबर जिस दुकान से खरीदी है उसके बैच नंबर के लिए कंपनी से मैच किया जा रहा है। वो जब तक कंफर्म होगा, मतलब जैसे सर ने बताया आप लोगों को, सिंस केस हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर टू सीबीआई, तो अब ये आगे की जांच वहाँ से होगी। एक पक्ष इसको मर्डर कहता है, एक पक्ष दूसरा पक्ष जो सुसाइड मानता है, एक तीसरा पक्ष ऐसा मुझे कहता है कि ऑनर किलिंग की भी संभावना। क्या इस लिहाज से ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं और एक प्रक्रिया है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है, 2 नोटिफिकेशन होती हैं, एक पहले राज्य सरकार करती है उसके बाद केंद्र सरकार करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हाँ जी अंतिम ये केस जो बिगड़ा था यहाँ से बिगड़ा था कि कुछ पुलिस कर्मचारियों का जवाब दिया। जब हरियाणा पुलिस का टॉप को बहुत सॉबर है, क्या वो नीचे वाले पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें, ये हालात इसमें ना बिगड़े? हाँ, इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था तो उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और जहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो मैं कहूँगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये जो चंडीगढ़ का तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ERV का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इन पे जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।